हेलो गाइस। तो आज हम फाइनल हुआ एक नया टॉपिक कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट मर्जर एंड अमलगमेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सेक्शन 230 से 240 के बीच में आते हैं। देन 230 की हम स्टार्टिंग में बात करें। देन 230 क्या होता है? 230 होता है भैया मर्जर अमलगमेशन से पहले आता है कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट कि भैया हमें सेटलमेंट करके अगर काम हो जाए, मर्जर ना पार्ट करना पड़े, दो कंपनियों को अमलगमेट ना करना पड़े, सेटलमेंट ले दे के अगर क्रेडिटर के साथ कुछ सर्व सहमति से कुछ काम हो जाए या फिर अरेंजमेंट हो जाए, कुछ सेटिंग हो जाए क्रेडिटर के साथ या फिर मेंबर्स के साथ और काम चलता रहे। कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? हमें कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट की ज़रूरत तब पड़ी जब कंपनियों की एसेट कम थी, लायबिलिटी ज़्यादा थी, कंपनी क्रेडिटर को फुल पेमेंट नहीं दे पा रही थी। तो क्रेडिटर ने सोचा कि चलो एक बीच का रास्ता निकालते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट करते हैं और जो है सेट ऑफ कर देते हैं मामला। ओके, तो 230 इसी बात को शुरू करता है। अगर क्रेडिटर या कंपनी या शेयर होल्डर्स या लिक्विडेटर अग्रीव्ड है और वो कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में जाना चाहता है तो वह सिंपल सेक्शन 230 में सिंपल नोटिस भेज सकता है किसको? ट्रिब्यूनल को, कि मैं कौन हूँ, मैं क्रेडिटर हूँ या मैं शेयर होल्डर हूँ या मैं कंपनी हूँ या मैं लिक्विडेटर हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में जाना चाहता हूँ। तो वो मटेरियल फैक्ट के साथ कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर कोई कंपनी में कैपिटल रिडक्शन हुआ था या फिर डेब्ट कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो उन सब इंफॉर्मेशन के साथ वो कंपनी की डिटेल्स ट्रिब्यूनल को सेंड करेगा कि भैया मुझे इस कंपनी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में जाना है। ओके, देन ट्रिब्यूनल सिंपल सी बात ये पूछेगा कि कितने आदमी हो, कितने आदमी थे। तो ट्रिब्यूनल कहेगा कि अगर 90% क्रेडिटर मिल के ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, अगर 90% क्रेडिटर ने मिलकर एक एप्लीकेशन दी है, नोटिस दिया है ट्रिब्यूनल को कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में जाना है, दैन ट्रिब्यूनल डायरेक्ट उनका कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट करवा देगा। बट अगर लेस देन 90% क्रेडिटर जाते हैं या लेस देन 90% मेंबर्स जाते हैं और कहते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में जाना है, तो ट्रिब्यूनल फर्स्ट से कि पहले सबकी सहमति ले लो, सब जाना भी चाहते हैं या नहीं, सब कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में जाना भी चाहते हैं या नहीं। सिर्फ एक अकेले की वजह से तो कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट नहीं होता, इसलिए वो कहता है पहले सबकी सहमति लो, एक मीटिंग बिठाओ, ट्रिब्यूनल अराइज फॉर मीटिंग। देन मीटिंग के लिए वो मैनुअल बताता है किस तरह से मीटिंग हो। फिर मीटिंग की जिम्मेदारी बनती है चेयरपर्सन की। चेयरपर्सन क्या करता है? चेयरपर्सन एक नोटिस इशू करता है क्रेडिटर्स को, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को या फिर मेंबर्स को, क्लास ऑफ मेंबर्स को, कि मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में वो एजेंडा बता देता है, इफेक्ट बता देता है क्या होने वाला है, जो उसके बाद इंफॉर्मेशन होती है उस टाइम वो डिस्क्लोज कर देता है मीटिंग में। और जो है मीटिंग होगी तो उसमें वोट कैसे करनी है, इन प्रॉक्सी आना है, इन पोस्ट बाय पोस्टल बैलेट, यानी वो इन्फॉर्मेशन दे देता है कौन? चेयरपर्सन उनको, शेयर क्रेडिटर्स को या फिर शेयर होल्डर्स को। उसके बाद वो उस नोटिस को बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी इशू करता है और वेबसाइट पे भी डाल देता है, अपनी कंपनी की वेबसाइट पे भी, प्लस जो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है उस पर भी वो डाल देता है। डन। उसके बाद हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। देन वो सबसे पहले क्या करता है? एक उनके सजेशन का वेट करता है। देन ही वेट फॉर सजेशन एंड ऑब्जेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। बट अप टू 10% शेयर होल्डर और अप टू 5% ऑफ टोटल डेप्ट अगर ऑब्जेक्शन आता है तो उसे मान्य है, उतना मान्य है, उतना चलता है। छोटे मोटे जो समय लगेगा तो बड़े फैसले नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर 10% शेयर होल्डर और 5% ऑफ टोटल डेटर्स, टोटल डेप्ट टांग फंसाते हैं, ना करते हैं, तो उनकी बात ना सुनते हुए हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। अभी हमारा 7वां पॉइंट है, मैंने आपको पॉइंट नहीं गिनवाए, पर पहला पॉइंट था हमारा कि हम नोटिस लेके गए ट्रिब्यूनल के पास। देन सेकंड पॉइंट आता है, ट्रिब्यूनल कहता है मीटिंग बिठाओ, पर 90% क्रेडिटर बोल रहे हैं कि करवा दो, तो मीटिंग नहीं बिठा पाओ। देन तीसरा पॉइंट आता है कि चेयरपर्सन नोटिस इशू कर रहा है क्रेडिटर्स को या शेयर होल्डर्स को। देन पाँचवा पॉइंट निकल के आता है, चौथा पॉइंट निकल के आता है कि वो उसे एडवर्टाइज कर देता है उस नोटिस को। और पाँचवा पॉइंट निकल के आता है वो उस नोटिस को वेबसाइट पे इशू कर देता है। तो 5 पॉइंट क्या हुआ हमारे? पहला पॉइंट, हम ट्रिब्यूनल के पास नोटिस लेके गए। देन सेकंड पॉइंट में हमने क्या करा? हमने
पहला पॉइंट हम ट्रिब्यूनल के पास गए नोटिस लेके, देन सेकंड पॉइंट में ट्रिब्यूनल का मीटिंग करवाओ, देन थर्ड पॉइंट में हमने चेयरपर्सन नोटिस इशू करा मीटिंग का, फोर्थ पॉइंट में उसने उसे वेबसाइट पे डाल दिया, और पाँचवें पॉइंट में उसने उसे एडवर्टाइज कर दिया। देन छठे पॉइंट में आके हमने ऑब्जेक्शन के लिए वेट किया और ऑब्जेक्शन आने का वेट किया। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है देन सातवें पॉइंट में हम ये नोटिस किसको देते हैं, सीजी को या फिर हमारे स्टॉक एक्सचेंज को, है ना। वेट अ सेकंड। तो हम सातवें पॉइंट पे थे, सातवें पॉइंट में आगे हमने कहा कि हम किसको देते हैं, आपको नाम मैं बता दूँ, सेबी को, आरओसी को, आरबीआई को, स्टॉक एक्सचेंज को, सीसीआई को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को और अदर कंसर्न सेक्टर रेगुलेटर को, इन सबको नोटिस दिया जाता है और इन सबका वेट किया जाता है रिप्रेजेंटेशन का 30 दिन तक। इन सबका 30 दिन तक अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आती है या नहीं आती, इसका वेट किया जाता है। और 30 दिन तक ये कुछ रिप्रेजेंटेशन देते हैं, हाँ ना कुछ अपना टांग फंसाते हैं, तो उसे कंसिडर किया जाता है। और ट्रिब्यूनल इसमें बाउंड नहीं होता, ट्रिब्यूनल चाहे तो कंसिडर कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। पर 30 दिन तक अगर ये चुप रहते हैं तो ये माना जाता है कि नो रिप्रेजेंटेशन, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। देन मीटिंग होती है और मीटिंग में मेजोरिटी शेयर होल्डर्स या मेजोरिटी क्रेडिटर्स जो 3/4 वैल्यू होल्ड करते हैं, अगर वे अपना कंसेंट देते हैं देन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता है, अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं होता। ओके। और ट्रिब्यूनल इसमें क्या क्या करवा सकता है, फैसले क्या क्या ले सकता है, वो बायबैक करवाने के लिए बोल सकता है कंपनी को अपने शेयर्स, या फिर शेयर होल्डर के राइट्स में चेंज ला सकता है। शेयर होल्डर को बोल सकता है, कंपनी को बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई पेमेंट बैलेंस है तो उसे पे कर दो, कोई डिविडेंड अनपेड है उसे पे कर दो। क्रेडिटर्स को बोलता है तुम इतने अमाउंट में सेटल कर लो अमाउंट। ये सब चीज़ें जो है वो उसमें कराता है। ये सेक्शन हमारा 231 है, जो सबसे लंबा सेक्शन है अब तक का, पूरी 230 से 240 की सीरीज़ का। 230 में क्या पढ़ा हमने, एक से एक फटाफट रिकॉल करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड 230 भी सेज दैट कि कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में हमने अभी तक पढ़ा कि भैया मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं क्रेडिटर हूँ, मैं दुखी हूँ कंपनी से या मैं खुद कंपनी हूँ, मैं जाऊँगा ट्रिब्यूनल के पास और ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में जाना है, एक नोटिस इशू करूँगा ट्रिब्यूनल को विद ऑल मटेरियल फैक्ट्स। देन ट्रिब्यूनल कहेगा कि भैया मुझे नहीं पता, तुम अपनी सर्वसहमति से जाओ, मतलब तुम मीटिंग कर लो एक, और मीटिंग के अकॉर्डिंग यू कैरी ऑन। देन बट अगर 90% क्रेडिटर खुद आके बोल रहे हैं कि हमें जाना है, देन मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, तुम बिंदास जा सकते हो। अब मीटिंग के लिए नोटिस इशू करेगा चेयरपर्सन, किसको, क्रेडिटर्स को और शेयर होल्डर्स को, फिर उसे वो वेबसाइट पे डाल देगा और एडवर्टाइज कर देगा, और ऑब्जेक्शन का वेट करेगा शेयर होल्डर्स का और क्रेडिटर्स का। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है देन उसे कंसिडर किया जाएगा, बट अगर वो 10% ऑफ शेयर होल्डर्स और 5% ऑफ टोटल डेट तक का आता है तो उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम सीजी, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, सीसीआई, इन सबको नोटिस भेज के बता देंगे कि हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में जा रहे हैं, और उनका 30 दिन तक का रिप्रेजेंटेशन का वेट करेंगे। अगर वे 30 दिन तक कोई रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसे ट्रिब्यूनल चाहे तो कंसिडर कर सकता है चाहे नहीं कर सकता, इज़ नॉट बाउंड। देन अगर वो रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं 30 दिन तक, तो ये माना जाता है कि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और देन मीटिंग हेल्ड होती है। और मीटिंग में मेजोरिटी शेयर होल्डर्स या मेजोरिटी क्रेडिटर्स जो 3/4 वैल्यू होल्ड करते हैं, अगर वे अपनी सर्वसहमति देते हैं, अगर वे रिजोल्यूशन पास करते हैं, देन कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में मूव करते हैं, अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट नहीं होता। अब इसमें ट्रिब्यूनल क्या क्या आदेश दे सकता है, वो शेयर्स को बायबैक करने का आदेश दे सकता है, वो शेयर होल्डर्स के राइट में चेंज ला सकता है, और क्रेडिटर्स को कम अमाउंट पर सेटलमेंट की बातें करता है। अगर डिविडेंड कुछ अनपेड है तो उसे पेड करो, या फिर कोई पेमेंट अनड्यू है उसे सेटल करके इतनी अमाउंट पे करके फुली सेट ऑफ कर दो। ये सब फैसले वो ट्रिब्यूनल उसमें लेता है। एंड 231 इज द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास सिंपल सी पावर है कि वो सबको सुपरवाइज करेगा, उसे डायरेक्ट करेगा, उसे मॉडिफाई करेगा और वाइंडिंग भी कर सकता है। क्या बोला मैंने, 4 बातें। वो सबसे पहले सुपरवाइज करेगा, मॉडिफाई करेगा, सुपरवाइज, मॉडिफाई, डायरेक्शन देगा और वाइंडिंग अप में भी जा सकता है। इस द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। एंड 232 इज मर्जर अमलगमेशन। मर्जर अमलगमेशन इज सेम एज
कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट, इसमें भी हम ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं एक एप्लीकेशन लेके, एक नोटिस लेके कि भैया हमें मर्जर अमेलगमेशन में जाना है, बट इसमें हमें जो हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है या जो लायबिलिटी को सेटल करना है वो एक स्कीम पूरी ट्रिब्यूनल को देनी होती है। क्या बोला मैंने अभी तक पहला चेंज कि हमें जब नोटिस लेके जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास कि हमें मर्जर अमेलगमेशन में जाना है, तो हमें जो स्कीम हमने बनाई है कि कैसे हम पेमेंट करेंगे, कैसे हम एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे लायबिलिटी की सेटलमेंट करेंगे, वो एक स्कीम हमें इशू करनी होती है ट्रिब्यूनल को। जब ट्रिब्यूनल सेम वही आदेश देगा कि भैया तुम जाओ सबसे पहले इसमें मीटिंग करो। और 90% क्रिएटर ने कहा है कि हमें मर्जर अमेलगमेंट करना है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वो हो सकता है, पर मीटिंग कराई जाएगी, उसके लिए कोई नोटिस इशू होगा किसको, क्रिएटर को, शेयर होल्डर्स को, फिर वो नोटिस को एडवर्टाइज़ किया जाएगा, उस नोटिस को वेबसाइट पर डाला जाएगा, देन शेयर होल्डर और क्रिएटर्स का ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, ऑब्जेक्शन 10% और 5% ऑफ टोटल डेप्ट है उसे इग्नोर किया जाएगा, देन CGA, ROC, स्टॉक एक्सचेंज, CCI, ऑफिशियल लिक्विडेटर, इन सब की सहमति ली जाएगी, इनसे 30 दिन का रिप्रेजेंटेशन का टाइम लिया जाएगा। 30 दिन तक एक उसे रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उस पर ट्रिब्यूनल बाउंड है भी नहीं भी, और अगर इन्होंने 30 दिन तक कुछ नहीं बोला तो ये माना जाएगा कि ये सर्वसहमति से मान गए हैं। उसके बाद मीटिंग बिठाई जाएगी, उसमें सेम अगर मेजोरिटी 3/4 वैल्यू होल्ड करती है, वे मान गई तो ठीक है, अदरवाइज मर्जर अमेलगमेशन भी नहीं हो पाएगा। इसमें मीटिंग से पहले डायरेक्टर की कुछ राइट है, ये एक चेंज आएगा, सेकंड चेंज, कि मीटिंग से पहले डायरेक्टर को कुछ डॉक्यूमेंट इशू करने होते हैं, लाइक एक ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू करनी होती है जो रजिस्ट्रार ने रजिस्टर्ड करी है, जो रजिस्ट्रार ने ओके करी है, वो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू करनी होती है इसमें सबसे पहले इसको डायरेक्टर को मीटिंग से पहले। प्लस क्योंकि इसमें असेट का मामला है तो वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट आएगी। अगर 6 महीने से ज़्यादा, जो करंट ईयर है वो 6 महीने ज़्यादा बीत चुका है, तो एक सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल रिपोर्ट बनेगी, वो भी इशू करेगा डायरेक्टर। प्लस अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट तैयार करेगा, इसमें चेंजेस इन रेशो वगैरह होगी वो सब बताई जाएगी। उसके बाद सेकंड चेंज आएगा ट्रिब्यूनल की पावर्स का। इसमें ट्रिब्यूनल क्या क्या सेटलमेंट करेगा, ट्रिब्यूनल बेसिकली बताएगा कि शेयर्स कैसे ट्रांसफ़र हो गए इन केस ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी कौन रखेगा कौन छोड़ेगा, प्रॉपर्टी किसके हाथ में रहेगी, नॉन जो ट्रांसफर कंपनी है उसके हाथ में कोई पावर नहीं रहेगी, फीस अगर अनपेड है तो वो कैसे सेटल होगी। तो काफ़ी सारी बातें छोटी छोटी, जब कंपनी अलग हो रही है, जब दो कंपनियां एक में मर्ज हो रही है, दूसरी में ख़त्म हो रही है, तो उसकी लायबिलिटी कैसे सेटअप होगी, उसकी कितनी एसेट ट्रांसफ़र होगी, उसके पास कोई राइट नहीं रहेगा, सारी राइट इसके पास ट्रांसफ़र होगी, ये सब बातें सेटलमेंट करेगा ट्रिब्यूनल। इट इज़ ऑल अबाउट 232। नाउ वी मूव टुवर्ड 233। 233 इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इट्स फास्ट मर्जर बेसिकली। फास्ट मर्जर किसका, अगर हम स्मॉल कंपनी की बात करें, अगर हम बात करें आपसे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी या प्रिस्क्राइब कंपनी की, मैंने 3 कंपनी बोली बस, कौन सी, स्मॉल कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी एंड एनी अदर एस में भी प्रिस्क्राइब बाई CG। एस में प्रिस्क्राइब अभी तक कोई लिस्ट नहीं है मेरे पास। देन हम बात करें स्मॉल की और होल्डिंग सब्सिडरी की। इन होल्डी ओन्ड सब्सिडरी, होल्डिंग एंड होल्डी ओन्ड सब्सिडरी, इन दो केस में क्या होता है, इसमें भैया अगर आपको मर्जर अमेलगमेशन में जाना है, एक तो 232 की पूरी सीरीज़ है, या तो वो फॉलो करो, या फिर आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास जाओ और रजिस्ट्रार से बोलो कि ये भैया हमें जाना है मर्जर अमेलगमेशन में। और रजिस्ट्रार या तुम्हारा ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर कोई है, इफ़ एनी ऑफिशियल लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार, उनको बोलो कि भैया हमें मर्जर अमेलगमेशन में जाना है और आपको कोई आपत्ति हो, कोई ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताओ। उनको आपत्ति होगी तो बताएगा, वरना नहीं बताएंगे। उसके बाद मीटिंग बिठाओ शेयर होल्डर्स की GM में, एंड 90% शेयर होल्डर प्लस 90% क्रेडिटर की सर्वसहमति ले लो। 90% क्रेडिटर्स और 90% शेयर होल्डर अगर ओके बोलते हैं कि तुम जाओ, तो सबसे पहले CG के पास जाओ और ये इन्फॉर्मेशन उसे दो CG को। मैंने क्या बोला, एक कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, होल्डिंग सब्सिडरी है, वो जाती है रजिस्ट्रार के पास कि भैया मुझे जाना है मर्जर अमेलगमेशन में, और उनसे बोलते हैं कि आपको कोई आपत्ति है, अगर वो बोलते हैं हाँ तो उसे कंसिडर करते हैं GM में, अगर वे बोलते हैं नहीं तो मीटिंग बिठाते हैं 90% शेयर होल्डर 90% क्रेडिटर का कंसेंट लेने के बाद वो जाए CG के पास, और CG को सारी कहानी सुनाई, और यही कहानी दोबारा बताई रजिस्ट्रार को और ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर कोई है तो, कि भैया क्रेडिटर ने और शेयर होल्डर ने हाँ भर दी है,
अब भी उसके बावजूद भी अगर रजिस्ट्रार को कोई दिक्कत है तो वो सीजी को बोलता है। क्या बोला पहले मैंने रजिस्ट्रार को बोला था, और रजिस्ट्रार ने उस टाइम कुछ कहा था या नहीं कहा था, हमने शेयर होल्डर और क्रेडिटर का अप्रूवल लिया था, उन्होंने ओके बोला था, 90% क्रेडिटर शेयर होल्डर ने ओके बोल दिया था। फिर हम सीजी के पास गए और रजिस्ट्रार को भी दोबारा कहानी बताई। तो सीजी पूछता है रजिस्ट्रार से कि अगर आपको कोई आपत्ति हो तो बताओ वरना नहीं। अगर उससे कोई आपत्ति नहीं होती है रजिस्ट्रार को तो सीजी बिंदास ऑर्डर पास कर देता है और काम हो जाता है, मेजर अमेंडमेंट हो जाती है। बट अगर रजिस्ट्रार को कोई आपत्ति है वो सीजी को बताएगा। तो सीजी के पास जब तक सर्वसहमति नहीं आती सबकी, रजिस्ट्रार की आपत्ति आई तो सीजी इसे ट्रिब्यूनल को हैंड ऑफ कर देगा, और ट्रिब्यूनल इसे या तो अपने तरीके से सुलटेगा या तो ट्रिब्यूनल से अपने हिसाब से सेटिसाइड करके और मेजर अमेंडमेंट कर देगा, या फिर ट्रिब्यूनल इस केस को डाल देगा 232 में, 232 की सीरीज के हिसाब से इसका काम होगा। इट्स ऑल अबाउट 233। तो 233 में सिंपल कुछ नहीं है, या तो स्मॉल कंपनी है या फिर सॉरी, तो 233 में बात करें 233 नथिंग बट अगर होल्डिंग और सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी है और स्मॉल कंपनी है तो नहीं जाना चाहती है मर्जर अमेंडमेंट में, तो सिंपल जाओ रजिस्ट्रार के पास कि भैया हमें जाना है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ। उसके बाद जीएम बिठाओ, शेयर होल्डर की 90% की परमिशन, 90% क्रेडिटर की परमिशन, अगर ओके है देन क्रेडिटर के सीजी के पास जाओ, सीजी को सारी कहानी बताओ, रजिस्ट्रार को कहानी बताओ। रजिस्ट्रार को कोई आपत्ति है तो सीजी को बताएगा, वरना सीजी ऑर्डर पास करते हैं और मर्जर अमेंडमेंट हो जाएगा। अगर सीजी को आपत्ति मिल गई रजिस्ट्रार के थ्रू तो वो ट्रिब्यूनल को दे देगा केस, ट्रिब्यूनल या तो उसे अपने हिसाब से सेटिसाइड करके केस को बंद कर देगा, मतलब अमेंडमेंट कर देगा, या वो 232 में ले जाएगा केस को। इट्स ऑल अबाउट 233। देन 234 इज नथिंग बट sorry for that. So 234 is nothing but merger amalgamation in case of foreign company. फॉरेन कंपनी के केस में भी सिंपल सेम तरीके से मर्जर अमेंडमेंट होगा, इसमें कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं। फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं, जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हुई हो, सिंपल, उसका भी 230 से 40 के रूल सारे लग जाएंगे। जब वो किसी ऐसी कंपनी में रजिस्टर्ड हो रही है जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है इन कंपनीज एक्ट 2013। देन 234 हो गया। 235 इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक। देन 235 इज डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं समझने की कोशिश करना, जिसे शेयर ट्रांसफ़र नहीं करवाना, जो बहुत मिनोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं बट वे चाहते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर्स किसी और कंपनी के शेयर्स में ट्रांसफ़र ना हो, हमारी कंपनी किसी और में अमलगमेंट ना हो, किसी और में मर्ज ना हो, तो वो आपत्ति दिखाते हैं। जो हमने 230 में बात की थी कि 5वें पॉइंट के बाद 6ठे पॉइंट में आके कि हम कंसेंट लेते हैं, हम ऑब्जेक्शन लेते हैं शेयर होल्डर्स का, क्रेडिटर्स का, पर 10% शेयर होल्डर ने अगर आपत्ति दिखाई है तो हम उसे इग्नोर करते हैं। ये वही 10% शेयर होल्डर है जो 235 में आया है कि भैया डिसेंटिंग शेयर होल्डर ने बोला गया है कि उन्होंने आपत्ति दिखाई थी, वे नहीं चाहते थे कि मर्जर अमलगमेशन हो, पर उनकी वजह से मर्जर अमलगमेशन नहीं रुक सकता। तो इस केस में ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को 4 महीने का टाइम देती है, और ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर से पूछती है क्या आपको शेयर परचेज करने हैं, और उसके बाद ट्रांसफरी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, डिसेंटिंग शेयर होल्डर को नोटिस दे देती है कि भैया हम आपकी शेयर्स ट्रांसफर कंपनी के शेयर्स होल्डर को दे रहे हैं। अगर ट्रांसफरी कंपनी या डिसेंटिंग शेयर होल्डर को कोई आपत्ति है तो वो ट्रिब्यूनल के पास केस फाइल कर सकते हैं, और ट्रिब्यूनल चाहे तो उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र होने से रोक सकता है। अगर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दिखाई तो ट्रांसफरी कंपनी उनको एक ट्रांसफ़र डीड दे देगी, ट्रांसफ़र कंपनी के शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र डीड दे के उन्हें कंसिडरेशन जितना रिसीव हुआ था उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स से, देखना कौन, ट्रांसफरी कंपनी, मेरे पास है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की कंसिडरेशन और मैंने उन्हें अपने शेयर्स दे रखे हैं, अब मैं हूँ ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी ने क्या किया, अपनी उसके पास थे कंसिडरेशन और उसने उसके पास थी रसीद कि उसने उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेचे हैं, तो एक ट्रांसफ़र डीड सेंड कर देगी ट्रांसफर कंपनी के पास, और जो कंसिडरेशन था जितना अमाउंट मिला था डिसेंटिंग शेयर होल्डर से वो भी ट्रांसफ़र कंपनी को दे देगी। अब ट्रांसफ़र कंपनी क्या करेगी, उस अमाउंट को एक सेपरेट बैंक में रखेगी और 60 दिन के अंदर वो ट्रांसफरर कंपनी डिसेंटिंग शेयर होल्डर को वो पैसा वापस दे देगी। तो मैंने क्या बोला, ट्रांसफरी कंपनी
सबसे पहले अपने डिसेंटिंग शेयर होल्डर को बताएगी कि भैया हम तुम्हारे शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं ट्रांसफरर कंपनी को। तो वो ट्रांसफ़र डीड सेंड कर देगी ट्रांसफर कंपनी को, और जितना पैसा उसके पास था उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर का वो ट्रांसफ़र कर देगी। देन वो ट्रांसफर कंपनी वो पैसा बैंक में डाल सेपरेट बैंक में डाल के उन्हें रिफंड कर देगी 60 दिन के अंदर। इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 235। देन 236 इज़ नथिंग बट मेजोरिटी शेयर होल्डर्स जो 90% या उससे ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं वो चाहे तो कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बाकी 10% भी हमें ही इशू कर दिया जाए, या मिनोरिटी शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि तुम बाकी शेयर्स भी हमें ही भेज दो, या मिनोरिटी शेयर होल्डर चाहे तो वो भी सेल की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को। इट्स ऑल अबाउट 236। देन वी मूव टुवर्ड 237 इज द पावर ऑफ सीजी का पास पावर है कि अगर वो चाहे, अगर उसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है इन दो कंपनियों का मर्जर अमेलगमेशन, तो वो डायरेक्ट किसी दो कंपनियों को मर्जर अमेलगमेट कर सकता है। सीजी किसी भी दो कंपनी को डायरेक्ट मर्जर अमेलगमेट कर सकता है। उन्हें 2 महीने का मिनिमम टाइम देना होगा। उनसे कोई सजेशन वो लेता है, उसे कंसीडर करके अपना फैसला सुनाता है। पर उसके अगेंस्ट अगर कोई अग्रीव्ड है, कोई पार्टी अग्रीव्ड है, वो नहीं चाहती मर्जर अमेलगमेट होना, तो वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है। ट्रिब्यूनल उसकी ऑब्जेक्शन को सुनता है, उसे सेट ऑफ करता है, कंपनसेशन वगैरह पे करता है। देन सीजी अपना फैसला सुनाता है मर्जर अमेलगमेशन। नॉर्मली ऐसी कंपनियां मर्जर अमेलगमेट होती है जो सीजी चाहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है। ट्रिब्यूनल चाहे तो ऐसे केस रोक सकता है, पर नॉर्मली ट्रिब्यूनल उसे उनकी जो इशू आते हैं उसे सेटिस्फाइड करके सीजी को बोलता है नाउ यू कैरी ऑन योर वर्क। इन केसेस में जो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास राइट थे वो सेम ट्रांसफ़र होते हैं ट्रांसफर कंपनी शेयर होल्डर्स के पास, और जो भी लायबिलिटी या जो भी पेंडिंग अमाउंट था वो सेम लायबिलिटी ट्रांसफ़र होती है ट्रांसफर कंपनी के हाथ में। इट्स ऑल अबाउट 237। देन 238, 239 एंड 240। तो 238 क्या है? 238 इज़ नथिंग बट कंपनसेशन जो ट्रांसफर कंपनी देती है। ट्रांसफरी कंपनी ने अपनी सारी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी ट्रांसफर कंपनी को, तो ट्रांसफर कंपनी इसको क्या पे करेगी? कंपनसेशन। सो कंपनसेशन बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हिज शेयर्स। ट्रांसफर कंपनी जब ट्रांसफरी कंपनी को कंपनसेशन देती है, और कंपनसेशन के रूप में वो कैश ना देके, चेक ना देके अपनी कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र कर दे, यही केस है सेक्शन 238 का, कि ट्रांसफर कंपनी मेक पेमेंट टू ट्रांसफरी कंपनी बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा बात है नहीं। देन 239 इज बुक ऑफ अकाउंट की बुक कीपिंग। तो अमलगमेटेड कंपनियों को, वो चाहे वो अमलगमेटिंग हो या अमलगमेटी हो, जिसको आजकल बोलते हैं ट्रांसफर या ट्रांसफरी कंपनियों, ट्रांसफरी कंपनी तो ख़त्म हो जाती है, ट्रांसफर कंपनी को अमलगमेशन के या मर्जर के बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने होते हैं जब तक सीजी की डिस्कशन नहीं आती। ओके, या फिर 235 में जो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज 235, कि भैया डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफ़र कर देती है। वो ट्रांसफ़र कंपनी उसने नहीं करे, डिसेंटिंग शेयर होल्डर ने नहीं करे, पर ट्रांसफरी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में कर दिए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी डॉक्यूमेंट भी संभाल के रखने होते हैं कब तक? जब तक सीजी नहीं कहता। और सीजी पहले सब कुछ चेक करता है कि सब कुछ ओके है, उन्होंने कुछ गफला तो नहीं किया, उसके बाद वो कह देता है कि डिस्पोज ऑफ कर दो। नॉर्मली 7-8 साल तक सीजी भी डिस्कशन नहीं देता कि डिस्पोज ऑफ करो। एंड 240 इज द पनिशमेंट। जो पनिशमेंट सेक्शन इधर रखी है वो ही कंटिन्यू होगी, कोई स्पेशल पनिशमेंट नहीं है 240 में। सो थैंक यू दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 230 to 240। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।